स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी और आज भूगोल का चैप्टर नंबर 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से मिल जाएंगे। मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के सारे वीडियोस बनाए हैं। अभी मैंने क्लास 6 की बुक कंप्लीट की है और क्लास 7 की बुक चल रही है, हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी में भी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आज का चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं क्योंकि ज़रूरी है लाइन बाय लाइन पढ़ना, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है पढ़ के। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन चैप्टर नंबर 6, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एनसीईआरटी की एक खूबसूरती ये रही है कि जो भी चैप्टर शुरू होता है उसको एक कहानी के माध्यम से शुरू किया जाता है, ओके, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, कह रहा सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। वह अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। ओके, तो मनाली स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन ऐसे, मतलब जर्नल क्वेश्चन ना, आपको ऐसे ढूंढ लेने हैं। तो जो सलीमा थी वो कहाँ गई थी? हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। ओके, मतलब जैसे जैसे पहाड़ों पर वो ऊंचाई पर चढ़ रही थी तो जो स्थलाकृति थी या प्राकृतिक वनस्पति थी उनमें बदलाव होता दिख रहा था। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवन के घने वन, अब ये सब आपको ध्यान में रखना है कि गिरिपाद मतलब जो पर्वत है उसके नीचे सतह पर, यानी पर्वत के पैरों पर। गिरिपाद मतलब, गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब पैर, तो गिरी के पैरों में यानी पर्वत के पैरों में यानी निचले स्थानों पर आप कह सकते हैं। साल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। अब ये समझ लीजिए, पर्वत के नीचे भागों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते थे? सागवन, साल। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गए तो जो पत्तियां थी पेड़ों की वो नुकीली होती चली गई, शंक्वाकार होती चली गई, वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष हैं। ओके, तो पर्वतों पर ऊंचाई वाले स्थान पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शंकुधारी वृक्ष, जिसकी पत्तियां नुकीली होती हैं और शंक्वाकार होती हैं। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। ओके, रोडोडेंड्रॉन के फूल वहाँ पहाड़ों पर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिल गया कि रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ओके, ऐसे आपको देखना है। रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। ये देखिए, रोडोडेंड्रॉन का ये फूल है, इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फूल है। फिर आगे है, सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पतियों की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ओके, मतलब जैसे जैसे स्थल पर हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वनस्पतियों की विशेषता, जीव जंतुओं की विशेषता में परिवर्तन होता जाएगा। वही कह रहा, सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ओके, जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तापमान एवं नमी पर। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो अब आप समझ गए कि जो वनस्पति की वृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है? तापमान पर, नमी पर और ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर। इन सभी पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं पहले ऊपर बता दूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ कह रहा है आपसे पढ़ने के लिए, आओ कुछ करके सीखें, क्योंकि ऊपर वाला पढ़ लें तो नीचे फिर आपको ऊपर आना नहीं रहेगा। नहीं तो अभी मैं नीचे एकदम पढ़ता चला जाऊँगा, फिर आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? तो इसमें तो कुछ था ही नहीं ना। फिर यहाँ पर कह रहा है, आओ कुछ करके सीखें। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की
प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई हैं। ओके, मतलब उन कारकों पर, उन कारणों पर ध्यान दो कि जिसके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पर पैदा हुई। मान लीजिए आप राजस्थान में गए, वहाँ पर आपको कटीली वन दिख रही है, कटीली पेड़ दिख रहे हैं, कैक्टस के या फिर फर के, या आप कह लें बबूल के पेड़ दिख रहे, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर ऐसी वनस्पतियाँ क्यों पाई जाती, क्या कारण है। वही कह रहा आपसे, विचार कीजिए कहीं भी अगर आप जाइए तो। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ तो उसे लिखें। ये सब आपसे कह रहा है कुछ काम करने के लिए। हाँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा था, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। यानी ये जो कारक हैं जिस कारण से वनस्पति की वृद्धि होती है उस पर परिवर्तन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मिट्टी की परत की मोटाई, तापमान, नमी एवं ढाल, ये क्या करते हैं, वनस्पति की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें कह रहा है, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ओके, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए, जो वनस्पतियां होती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां किसे कहते हैं भाई, ऐसी वनस्पतियां जो बिना मानव के हस्तक्षेप के अपने आप उग जाती हैं। ओके, ऐसी वनस्पतियां या ऐसे पेड़ पौधे, झाड़ियां, जंगल, वन जो बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के अपने आप उग जाती हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला है वन। पहला क्या है, वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ओके, वन क्या है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले में क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तापमान भी वहाँ पर उचित रहता है, वहाँ पर ये वन उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ओके, फिर दूसरा है घास स्थल, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों में पहला वन है, दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। जो घास स्थल ये कहाँ विकसित होते हैं, जहाँ पर बहुत मतलब औसत वर्षा हो जाती, बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा ना तो कम। ओके, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, एक मध्यम वर्षा होती है। आप मान लीजिए 50 से 60 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो जाती है तो वहाँ पर घास उगते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वन उगते हैं। तो 2 प्रकार आपने जान लिए। अब यहाँ पर तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। ओके, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। कांटेदार झाड़ या झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। कहाँ पर, शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, जैसे राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है। ओके, मतलब जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर मुश्किल से वर्षा हो पाती है, तो उन क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ या झाड़ियाँ उगती हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों एवं विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानी, ये देखिए रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, फिर आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां भी उसके माता पिता ने सलीमा को दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। ओके, मतलब अगर प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आता है, राजस्थान में दूसरे प्रकार की पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में दूसरे प्रकार की, हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रकार की, उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, दक्षिण भारत में दूसरे प्रकार की, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। भाई, उत्तर प्रदेश की जलवायु दूसरी है, जम्मू कश्मीर की जलवायु थोड़ी थोड़ी ठंडी है, अगर आप राजस्थान की देखेंगे तो वहाँ गर्म जलवायु है, तो इस कारण परिवर्तन हो जाता है वनस्पतियों में। फिर कह रहे, आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर कुछ वनों के बारे में आपको बताया गया है कि वन के कौन कौन से प्रकार हैं, वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत इसमें जो भी दिया है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं ऐसे क्यों, ऐसा क्यों? ओके, तो इसमें देखिए एक देश है ब्राज़ील, आप लोग जानते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने पाए जाते हैं, सघन, बहुत बड़े बड़े वृक्ष और एक दूसरे से बहुत करीब से सटे हुए, मतलब पैर रखने की जगह नहीं, इतने ज़्यादा ये पेड़ सघन होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो पेड़ है कितने सघन हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। ओके, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करते हैं, संभवतः इसलिए इनको फेफड़े की संज्ञा दी गई है, पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा। बाकी और भी रीजन होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर और दी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग वनों के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा कि क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मार खा सकता है। ओके, तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप, अब फिल्मों में आपने देखा होगा, हकीकत में भी पाए जाते हैं एनाकोंडा, लेकिन सारे देशों में नहीं, सारे जंगलों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। ओके, और इतने बड़े ये होते हैं कि मगरमच्छ जैसे जीव को भी ये खा सकते हैं, मार सकते हैं। आप सोच सकते हैं कितने बड़े होंगे ये जो एनाकोंडा होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वनों के बारे में। तो वनों को कई प्रकार के, मतलब कई प्रकारों में बांटा गया है, कई प्रकार के वन होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो ब्राज़ील में मैंने आपको बताया था वही वाला वन है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी के आसपास के भागों में पाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, और गर्मी होती है तो वाष्पन होता है, वाष्पन होता है तो बारिश होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी पाई जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बरसात होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। देखिए मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। सेम चीज़ लिखी हुई है। चूँकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, मतलब शुष्क, देखिए शुष्क और उष्ण में दोनों में अंतर होता है। शुष्क का मतलब नमी की कमी, शुष्क का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नमी की कमी हो, आर्द्रता की कमी हो। तो यहाँ पर कभी नमी की कमी नहीं होती, क्योंकि हमेशा बारिश ही होती रहती है, तो ये मौसम कभी शुष्क होता ही नहीं। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, पतझड़ में भी यहाँ की पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं। मतलब एक पेड़ की पत्ती गिरती है तो दूसरे की निकलती रहती है, मतलब कभी पूरी तरीके से पत्तियाँ गिर ही नहीं पाती। इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। समझ गए? सदाबहार मतलब हमेशा बहार रहती है इन जंगलों में, कभी निराशा होती ही नहीं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। देख लीजिए, दिन के समय सूर्य का जो प्रकाश है वो ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि पेड़ पौधे सब ऊपर से ही उसको रोक लेते हैं, इतना ज़्यादा घना होता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये सब किस प्रकार के वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कुछ भी कह लीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक तापमान होता है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। फिर दूसरा जो है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम देंगी, फायदे देंगी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ओके, ये देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कैसे वन होते हैं? मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ओके, तो भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या जिसे आप कह सकते हैं मानसूनी वन। अब चित्र अभी हम लोग देख लेंगे 6.4, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। ओके, मौसम यानी ठंडी कभी होती, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, यानी गिरा देते हैं। क्योंकि गर्मियों में जल का वाष्पन बहुत ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण होता है,
तो ये जो पेड़ होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन, ये गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन ना होने पाए। मतलब अगर पत्तियां नहीं गिराएंगे पेड़ तो इन इन पेड़ों के पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होगा, यानी जल का निष्कासन हो जाएगा और ये सूख जाएंगे। इसलिए पत्तियां ही गिरा देते हैं, क्योंकि पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जब ये लोग पत्ती गिरा देते हैं, सॉरी ये लोग नहीं, ये जो पेड़ पौधे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जब ये पत्ती ही गिरा देते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं और ये लोग अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं गर्मी में। वही कह रहा। ओके, जल संरक्षित मतलब जल को बचाने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में, अब वृक्षों के नाम बता रहा है, साल, सागवन, नीम, शीशम। ओके, आप जानते भी हैं भारत में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं साल, सागवन, नीम, शीशम। दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आप लोग जानते हैं अगर कोई भाई इमारत बनवा रहा है, बहुत जगह लकड़ी की इमारत बनती है, या फिर कोई फर्नीचर बना रहा है, कुर्सी मेज़ बेड वगैरह बनवा रहा है, तो उसके लिए कहते हैं भाई सागवन या फिर लिपस्टिक, लिस्पिट बोलते हैं, लिपस्टिक नहीं बोलते, सॉरी, साल, सागवन, नीम, शीशम, इनके जो पेड़ हैं इनकी काफ़ी डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा इनकी मांग रहती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर। ओके, तो वृक्षों का भी उसने नाम बता दिया और जानवरों का भी नाम बता दिया। तो कौन कौन से जानवर इन वनों में पाए जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, गोल्डन मतलब सुनहरे लंगूर। ओके, बंदर भी पाए जाते हैं और वृक्षों का नाम यहाँ पर है जैसे शीशम, नीम, साल, सागवन। फिर यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों का नाम बताइए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये आपको काम करना है, थोड़ा सा खोजना पड़ेगा भाई आपको। अब यहाँ पर वो आपको खोजने के लिए कह रहा, ताकि आप अपना दिमाग लगाइए। सब कुछ बता देगा ना तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। वो कह रहा है कुछ आप भी खोजिए, बुकों में खोजिए, नेट पर सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए। कह रहा है कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। अब ये आपके दिमाग में आएगा तो आप इसको सोचेंगे, खोजेंगे। फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, सब आपको सोचना चाहिए, खोजना चाहिए। यहाँ पर देखिए बाघ का चित्र दिया हुआ है। ओके, फिर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, गोल्डन लंगूर को आप देख लीजिए, यही है गोल्डन लंगूर। इसके बाल देखिए सुनहरे हैं, ये सारे बाल जो हैं सुनहरे हैं। फिर जो तीसरे प्रकार का वन है वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ओके, देखिए कह रहा है शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं, यानी कि मध्य अक्षांश, ना तो ज़्यादा निम्न अक्षांशों पर, निम्न अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा की ओर, और ना तो बहुत ज़्यादा ध्रुवों की ओर, यानी बीच में पाए जाते हैं। आप मान के चलिए कि जो 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण। ओके, 30 से 35 डिग्री अक्षांश जो होते हैं वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। अगर कोई महाद्वीप है तो उसके पूर्वी किनारों पर, पूर्वी किनारों पर। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ इसमें, देखिए दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, ये सब क्षेत्रों का नाम बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर। तो दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़, ये सब पेड़ों के नाम है। बांज, ओके, चीड़, यूकेलिप्टस, यानी इसी को लिस्पिट बोलते हैं, लिपस्टिक क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, यही है यूकेलिप्टस। ओके, और चीड़, बांज जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये जानिए जो शीतोष्ण सदाबहार वन है ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच मतलब पाए जाते हैं आसपास, और महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। अगर वृक्षों का नाम पूछे तो बांज, चीड़, यूकेलिप्ट, ये दृढ़ होते हैं, मुलायम भी होते हैं कई पेड़ इसमें। ये देखिए यहाँ आपको दिख भी रहा है, ये देखिए लिस्पिट वगैरह के पेड़ हैं शायद, ये देखिए लंबे लंबे पेड़ हैं। फिर यहाँ पर हाथी वगैरह जानवर भी पाए जाते हैं। फिर जो हमारा है चौथे प्रकार का जो है वो है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण
पर्णपाती वन। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर, यानी कि जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, अगर वो कह रहा है उच्च अक्षांशों की ओर, इसका मतलब आप ध्रुवों की तरफ जाइए। ओके, वही कह रहा है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, देखिए उत्तर पूर्वी अमेरिका यानी ध्रुवों की ओर, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जहाँ पर पर्णपाती लगा हो, देखिए यहाँ पर लिखा है पर्णपाती, जहाँ कहीं भी पर्णपाती लिखा है इसका मतलब वो गर्मी के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो वही कह रहा है ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐस, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो ये पक्षियों के नाम हैं, याद रखना। फीजेंट मैंने पहली बार सुना है, मोनाल। तो ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल रही है, तो एनसीईआरटी इसीलिए कहा जाता है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपसे यूपीएससी में ऐसे डायरेक्ट पूछ ले क्वेश्चन कि फीजेंट नामक पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, वहाँ पर आपको नाम दे देगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे आपको दे देगा 4 ऑप्शन। तो फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। यहाँ पर आप देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वनों का एक चित्र भी दिया है। ये देखिए मोनाल पक्षी है, नीले रंग की, मतलब कई कलर है इसमें, और यहाँ पर ये फीजेंट, दोनों बहुत खूबसूरत पक्षी हैं। अब है भूमध्य सागरीय वन। ओके, यानी भूमध्य सागर के आसपास जो वन मिलते होंगे। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूरब और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये आप जान चुके हैं कि भाई जितने भी महाद्वीप हैं उनके पूरब और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वन। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं, यानी कि महाद्वीपों के जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे हैं थोड़ा सा अलग हैं। यहाँ पर उस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ओके, जितने भी महाद्वीप हैं वहाँ के दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी किनारों पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है तो इसका पश्चिमी भाग यही होगा, पूर्वी भाग ये होगा। तो पश्चिमी और दक्षिणी यानी कि ये वाला भाग आप मान लीजिए, जो ये वाला भाग है। ओके, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर चित्र तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाएंगी। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ गया भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति इसीलिए पड़ा क्योंकि अधिकतर ये कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागर जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जो भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश हैं वहीं पर वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया। ओके, अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी यह वनस्पति पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश यानी नींबू कह लीजिए। ओके, इनके फल पाए जाते हैं। यानी जितने रसीलेदार फल होते हैं वो सब भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। मतलब ज़्यादातर, सारे के सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर रसीलेदार, सॉरी बोलने में नहीं आ रहा है, रसीलेदार जो फल होते हैं, चाहे वो आप ले लीजिए संतरा ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, अंजीर, जैतून, अंगूर, ये सब रस वाले फल हैं। तो ये सारे फल भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है, इसलिए यहाँ वन्य जीवन कम है। ओके, मतलब अब धीरे धीरे इन वनस्पतियों का बहुत ज़्यादा हनन किया जा रहा है, काटा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं क्योंकि जंगलों को जब साफ़ कर दिया जाएगा तो जीव जंतु भी नहीं रह जाएंगे। फिर यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं
अब यहाँ पर देखिए अंगूर की खेती की जा रही भूमध्य सागरीय प्रदेश में, आप देख सकते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ओके, वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाली कौन होती हैं? पत्तियां ही होती, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं, ये इनकी पत्तियां काफ़ी मोटी होती हैं, और जब पत्तियां मोटी होती हैं तो जल का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम ही होता है या फिर ना के बराबर होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। ओके, मैंने बताया कि जितने भी रसीलेदार फल हैं, रस वाले फल हैं, वो ज़्यादातर भूमध्य सागरीय प्रदेश में ही उगते हैं, इसलिए इसको विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, विश्व का फलोद्यान किस प्रकार के वनों को कहा जाता है, वहाँ पर आपको दे दे ऑप्शन: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन। तो आपको ऑप्शन टिक क्या करना है? भूमध्य सागरीय वन। फिर आगे है, अभी कितना पढ़ना है हम लोग को, ज़्यादा नहीं है अभी। ओके, इतना है, आज ही कंप्लीट कर लेंगे, एक ही पार्ट आएगा इसका। ओके, तो अब हम लोग को पढ़ना है शंकुधारी वन, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ? रूसी भाषा में, यानी कि रूस में जो भाषा बोलते हैं, उसमें अगर देखें तो रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध, जिसे मतलब कोई टच ना कर पाए, अनछुआ है एकदम। ओके, अभी आप टैगा प्रदेश के बारे में शायद पढ़ेंगे, इसलिए वो आपको पहले ही बता रहा है। ये इसी के अंतर्गत आएगा, शंकुधारी वन के अंतर्गत। देखिए, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं शंकुधारी वन, इसी में आएगा आपका टैगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में मतलब ध्रुव की ओर, जैसे 50 डिग्री अक्षांश से 70 डिग्री अक्षांश के बीच, इसमें भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। ओके, तो शंकुधारी वनों को ही टैगा कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर उसने टैगा आपको पहले ही बता दिया कि टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या फिर अनछुआ। मतलब इनका अभी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया है, और ये वैसे के वैसे लगे हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। आपको शुरुआत में मैंने एक कहानी बताई थी कि जैसे जैसे सलीमा ऊपर जा रही थी, पेड़ों का आकार, विशेषताएं, पत्तियां सब बदलता जा रहा था। तो जब सलीमा ऊपर गई हिमालय पर, तो उसने हिमालय में किस प्रकार की वनस्पति देखी थी? शंकुधारी वन, या जिसे हम टैगा वन कहते हैं। ये लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए ओके, मतलब इन वृक्षों को काटा जाता है, फिर उनको गलाया जाता है, मतलब लुगदी बना दिया जाता है, फिर लुगदी से कागज़ वगैरह बनाया जाता है। ये देखिए, जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने में काम आती हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस या पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के काम में लाया जाता है। मतलब जो नर्म पेड़ होते हैं, उनको जो माचिस का बॉक्स बनाया जाता है, उसमें काम में लाया जाता है। फिर है चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यानी इन वनों में कौन कौन से मुख्य पेड़ पाए जाते हैं? जैसे चीड़, देवदार, और यहाँ कुछ जानवरों के नाम भी बताए गए। रजत लोमड़ी मतलब सफ़ेद लोमड़ी होती है, मतलब चांदी जैसा वो लोमड़ी होती है, वाइट कलर की, तो उसको यहाँ पर रजत लोमड़ी बोला गया है। मिंक एक जानवर है, ध्रुवीय भालू, ये सब इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये शंकुधारी वन है। शंकु मतलब शंकु टाइप के होते हैं, इस टाइप के। तो आप देख सकते हैं सारे शंकु टाइप के वृक्ष हैं। ये देखिए, इस टाइप के शंकु टाइप के, इसको भी आप देख सकते हैं शंकु टाइप का है। ओके, तो शंकु टाइप के होते हैं, इसलिए इनको शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। यहाँ पर हिमाच्छादित मतलब बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वनों के बारे में। ओके, मैंने बताया था शुरुआत में कि जो वनस्पतियाँ हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला वन, दूसरा घास स्थल, और तीसरा झाड़ियाँ। तो वन हमने कंप्लीट कर लिया। अब घास स्थलों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ओके, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन या घास आप कह सकते हैं, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। मतलब उष्ण मतलब जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी कहाँ होगी? जहाँ भूमध्य रेखा होगा, जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरेगी उसके आसपास का क्षेत्र काफ़ी गर्म होता है। तो इसलिए ये जो घास हैं या फिर वन कह लीजिए इनको,
ये जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं, मतलब भूमध्य रेखा है तो इसके इधर भी इधर भी, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले रहते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की होती है। ओके, उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होता है वहाँ पर घासें 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल, अफ्रीका में एक घास पाई जाती है जिसको बोलते हैं सवाना। तो वो किस प्रकार की घास है? उष्णकटिबंधीय घास है। ओके, सामान्य रूप से ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ ये जानवर भी पाए जाते हैं। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा यहाँ पर शेर, बाघ वगैरह जानवर। फिर है दूसरा यहाँ पर शीतोष्ण घास स्थल। तो अभी आपने पढ़ा उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ओके, अब यहाँ पर है शीतोष्ण घास स्थल। ये देखिए जिराफ वगैरह पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ओके, जो जंगली भैंसे होते हैं या बाइसन, एंटीलोप, मैंने इनको तो देखा नहीं, बाइसन, एंटीलोप, बट ये जानवरों के नाम ही होंगे। तो ये जानवर पाए जाते हैं। ओके, और कहाँ ये क्षेत्र पाया जाता है शीतोष्ण घास स्थल? महाद्वीपों के मध्य भाग में या मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आप कह लीजिए। ओके, तो ये आपने घासों के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ लास्ट जो आपका टॉपिक है ये है कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। कहाँ? शुष्क रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे। महाद्वीप जितने भी आप देखेंगे महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे होते हैं वहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। तो इसलिए जो कटीली झाड़ियाँ हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर ही संभवतः पाई जाती हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी होती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? सभी लोग जानते हैं भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है थार। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। भाई कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं आप लोग जान सकते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे, मतलब ठंडे प्रदेशों में, तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती। बहुत ठंडे प्रदेश, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ध्रुवीय क्षेत्र में चले गए तो वहाँ तो संभावना है कि वनस्पति आपको दिखे ही ना, लेकिन अगर दिखेगी कहीं तो काई, लाइकेन, छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखेंगी। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ओके, मतलब जब ग्रीष्म ऋतु रहती है तो थोड़ी बहुत उग जाती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। कौन सी वनस्पति? टुंड्रा। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं उनकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती ताकि वे ठंड से बच पाएँ, जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं। ओके, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों का नाम बता रहा है। सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। ओके, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, ये सब आपको याद रखना है। फिर है सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया स्थानीय लोग कृषि आवास के लिए स्थान बनाना चाहते हैं। ओके भाई, अब कृषि करना है या घर बनाना है तो कहाँ, वनों को ही साफ करेंगे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। अब सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को हम साफ कर देंगे, सारे जंगलों को काट देंगे, तो जो जीव जंतु रहने वाले उसमें रहते हैं वो सब कहाँ जाएंगे। क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार वनों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। वो सोचने लगी कि क्या ऐसा हो पाएगा, अगर ये लोग वनों को काट देते हैं तो ना तो जीव जंतु रहेंगे ना तो फल फूल उगेगा। अब यहाँ पर चित्र दिखाया गया आपको, ये देखिए, यही है वालरस और ये है ध्रुवीय भालू, ये है सील। ये सब ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में। बाकी अब यहाँ कुछ नहीं है, आपका अभ्यास प्रश्न है। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और दी हुई, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट। क्या आप जानते हैं यहाँ पर कुछ घासों के नाम दिए गए हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी घास पाई जाती हैं। तो घासें 2 प्रकार की होती, मैंने आपको बताया,
उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय घास स्थलों की बात करते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जो घासें होती हैं, पूर्वी अफ्रीका में उन घासों को सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपास या कंपोस, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। ओके, वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घासों को लानोस कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोस या कंपास, पूर्वी अफ्रीका में सवाना। ये तो रहा आपका उष्णकटिबंधीय घास। अब दूसरा इसमें जो भाग आता है वो है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो इन घासों को अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, और मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में, चाहे एसएससी का, एनडीए का, यूपीएससी, पीसीएस। ओके, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 दे देगा यहाँ से और 1 यहाँ से दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा घास शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। फिर आपको ये वाला चूज करना रहेगा क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, या फिर इसका उल्टा दे सकता है, मतलब इसी में घुमा के रखेगा, या फिर एक तरफ घास दे देगा और एक तरफ क्षेत्र दे देगा, कहेगा इनका सही मिलान कीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें हम लोगों ने पढ़ा वो यही चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको रट लेना है। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 6 था मेरे ख्याल से, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।